Hi everyone, welcome back to our Q&A series with alumni session. So today it's going to be a bit different because today our guest is Anupam, who's data engineer at Syllable Technologies. He is going to, particularly in this session, he is going to tell about his position and some interview tips, how he, जैसे वो go through किए before entering to Syllable Technologies. So let me not talk too much and invite him in. Hi Hi Anupam, everyone. how Hi, are you? I'm fine. अच्छा, कैसा रहा आज का आपका दिन? थोड़ा सा रहा कि मीटिंग्स और प्रोजेक्ट पर थोड़ा काम किया तो थोड़ा हेक्टिक था बट इट्स ओके वीकेंड था तो हो गया वीकेंड पर भी? थोड़ा होता है अच्छा अच्छा, चलो अच्छा लग रहा है आपको इतना एनर्जेटिक एंड इतना एंथुसियास्टिक देख के। तो चलिए आप अपना थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए सबको and तो मुझे। बेसिकली मुझे तो लोग जानते हैं वैसे भी बट मेरा नाम अनुपम है और मैं जूनियर एसोसिएट हूँ सिलेबल टेक्नोलॉजीज में। मेरा ग्रेजुएशन जीत इंस्टीट्यूट डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से किया था मशीन लर्निंग कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट एंड उसके बाद मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करी थिंग्स। क्या नाम कंप्यूटर साइंस में जाने से पहले मैं एक टेक इंथुसियास्ट नहीं था, उससे पहले बाद में मैंने सब कुछ सीखा। एक तो सीएससी के सब्जेक्ट थोड़े टफ होते हैं तो वो सब सीखने में मुझे टाइम लगा, एसक्यूएल डीएसए, पर लास्ट एंड हाउ एक परफेक्ट जॉब लगकर मैं निकल गया। मुझे ग्रेजुएट मिला तो उसके लिए मैं सोचा हुआ कि हाँ मैंने काफ़ी चीज़ें अच्छी अच्छी करी। और बाकी तो यही है कि स्टार्टिंग से मैंने ऐसी चीज़ों पर फोकस नहीं किया था जो सब्जेक्ट मुझे नहीं रखे, पर लास्ट में फोर्थ ईयर में मैंने उस सब्जेक्ट पे काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिस करी जिससे मेरा प्लेसमेंट एक अच्छी कंपनी में लग जाए। और एंड रिजल्ट वही रहा कि मैं जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने उस सब्जेक्ट पे जो मेहनत करी थी उसका रिजल्ट आया कि मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया। तो दैट्स हाउ इट्स लैंडेड टू फ्रॉम जर्नी टू स्टैंड इन द शॉर्ट वे। Okay, that's great to know. And as you mentioned, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी? नहीं, मशीन लर्निंग कंप्यूटिंग। मशीन लर्निंग कंप्यूटिंग, ओके ओके। सो कैसे आपके स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन रहे ड्यूरिंग कॉलेज डेज के? आपने पहले से कोडिंग रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो करना शुरू कर दी थी? आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसे हुए थे? आपने प्रिपरेशन कैसे किया टुवर्ड्स कोडिंग? आप थोड़ा बताना तो चाहेंगे? बेसिकली द थिंग इज़ कि स्टार्टिंग में हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम उस चीज़ में हम कुछ भी नहीं करते, हम केवल एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर का जिसमें हमको सी सिखाते थे। तो हम सी पढ़ते थे, बेसिकली फर्स्ट ईयर है तो हम ज़्यादा उस पे कॉन्संट्रेटेड रहते नहीं थे। तो सी पढ़ते थे, फिर सेकंड ईयर आया तो फिर वही वापस सब्जेक्ट आ गया इलेक्ट्रिकल इसी, तो हमने इसको भी स्किप किया। तो इन दैट टाइम द कोविड स्टार्टेड, तो कोविड में तो सबको पता है कि कोई पढ़ ही नहीं रहा था, जो भी पढ़ा था वो सब भूलते जा रहे थे। द थर्ड थिंग जब थर्ड ईयर आया तो थोड़ा सब्जेक्ट ऐसे आए जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, टीचर्स टोल्ड दैट कि ये कर लो, ये थोड़ा प्रिपेयर कर लो। तो हमारे फोर्थ ईयर के इंटरव्यू शेड्यूल हो चुके थे, हम उनके रिजल्ट देख रहे थे तो दे आर कि हाँ भाई हमारा तो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज हम गेन कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हम उनके पास जाते थे, बोलते थे तो बोला कि हो जाएगा, बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो और डीएसए के थोड़े क्वेश्चन करो और एक दो तीन मेन सब्जेक्ट रख लो जिसमें जो क्वेश्चन बेसिकली आते ही हैं। तो वी आर टॉट की चलो करते हैं, बट थर्ड ईयर के बाद भी वही हुआ जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में हुआ। हमने पढ़ाई करना छोड़ दी। स्टार्टिंग सेमेस्टर स्टार्ट होता था हम पढ़ते थे, एंड सेमेस्टर में फिर छोड़ देते थे, बस एग्जाम के दिन बैठ के निकल देते थे। तो वो सब चीज़ें होती थी। लेकिन फोर्थ ईयर में जब स्टार्टिंग प्लेसमेंट स्टार्ट हुई बेसिकली, और जो स्टूडेंट्स ने पहले एक बार कर रखी थी कोडिंग, उनके इंटरव्यू तक वो पहुंच गए। बेसिकली कॉलेज में क्या होता है कि हमारे कॉलेज में होता था कि हमारे कॉलेज में कंपनीज आती थी एंड दे हैव द सर्टेन क्राइटेरिया कि आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करो, और उसमें यूजी के मार्क्स होते थे, 11th 12 के मार्क्स होते थे बेसिकली। जब हम उसको मार्क्स को क्राइटेरिया को पार करते थे तो हमारा क्या नाम है टेस्ट होता था, क्यू आता था हमको। और जब क्यूए में कुछ लोग निकलते थे और वो लोग क्यूए में मान लो अराउंड 70 लोग निकले, तो उसके बाद हम वो इंटरव्यू तक जाते जाते 5 to 10 लोग ही रहते थे और उसमें से 2-3 सिलेक्ट होते थे। तो वे आर टॉट कि हाँ भाई होता है। तो कुछ लोग जिन लोगों की कोडिंग बेसिकली अच्छी थी वो लोग इंटरव्यू तक पहुंचे और लकीली उन लोगों ने इंटरव्यू क्लियर कर लिया। तो जब पहला इंटरव्यू क्लियर हुआ लोगों का तो वी आर टॉट कि यार भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो वी स्टार्टेड प्रिपरेशन की भी, अब क्या करें क्योंकि टाइम तो बहुत था नहीं। इवन हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं
अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, अप्रैल मई से, और ये चलते हैं लास्ट अप्रैल तक। तो हम थोड़ा सोच में पड़े कि भी करना है कैसे कैसे क्या करना है। तो वी स्टार्टेड डीएसए फोकस कि हम चलो डीएसए पढ़ते हैं। तो हमने एक बेसिकली रोड मैप फॉलो करा। यू कैन फॉलो लाइक मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स, बट हमने लव पेपर का फॉलो किया था, जिसमें हमने एरे से क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करे थे। तो लीड कोड पे बेसिकली कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटली आते हैं। हमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज के मतलब लास्ट टाइम इंटरव्यू देखे, और यूट्यूब पे काफ़ी लोग के ब्रॉडकास्ट देखे, ब्लॉग देखे कि हम कौन कौन सी चीज़ें हम बेसिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे जो रिपीटली आ रहे थे, लाइक इफ आई कैन टेल दैट वैलिड पैरेंथेसिस, टू सम, थ्री सम, परफेक्ट सम, रोटेट द एरे, गेट एलिमेंट, ये सब क्वेश्चन जो है वो एक बिगिनर को आना ही चाहिए, और वो मैंने फॉलो किया। ठीक है, फिर आया कि भाई माई कंपनी सेलेबल टेक्नोलॉजी इज कमिंग इन कॉलेज, बट अनलकीली मेरा उस टाइम नहीं हो पाया ड्यू टू इन क्यू ए। तो आई थॉट कि चलो कोई नहीं, मैंने फिर एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी फ्रॉम द कैंपस, दैट्स वाज एक्टिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड इन दैट टाइम आई वाज लर्निंग सी शार्प, बट आई एम वाज नॉट इनफ दैट कि मेरा जो सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग कंप्यूटिंग, उस सब्जेक्ट से कोई भी वो ब्रांच वो कंपनी रिलेटेड नहीं कर पा रही थी। तो आई वाज कि यार मुझे चेंज करनी चाहिए कंपनी, और मुझे मेरे फील्ड के वर्क करना पसंद है, क्योंकि मैं उस चीज़ में परफेक्ट नहीं था आई थॉट। तो अगेन सम ऑफ माय फ्रेंड्स इन माय कंपनी इन सेलेबल टेक्नोलॉजीज, दे रेफर्ड मी बेसिकली, बट इसका ऑफ कैंपस भी उसी टाइम निकला था, तो मैंने ऑफ कैंपस ही भरा और रेफर मिला, तो मुझे दोनों का एडवांटेज मिला और मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ। तो जब शॉर्टलिस्ट हुआ तो आई थॉट कि भाई हाँ क्या सीन है, और उसके शॉर्टलिस्ट के 2 दिन बाद ही मेरे पास क्यूए लिंक आ गया था। तो in QA link they basically ask many of the questions like some of the DSA questions, SQL questions. So उस टाइम बेसिकली जब QA link आने से पहले जब मेरे पास फॉर्म आया था, तो उसमें दे आस्क कि तुम कौन से रोल पे जाना चाहते हो। सो इन कंपनी देयर आर मेनी ऑफ टाइप ऑफ रोल्स, बट आई थॉट कि मुझे डेटा इंजीनियर रोल पर जाना चाहिए। तो आई फिल्ड द फॉर्म डेटा इंजीनियर, एंड लकीली द QA link कम, एंड उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे थे एसक्यूएल की डीएसए क्वेश्चंस, और वो क्यूए सारा अराउंड वन आवर तक चला था, बट लग हो गया। उसके क्यूए के आई वाज वेटिंग फ्रॉम लाइक 10 to 12 डेज मैंने वेट किया था, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ कि हाँ आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो द एचआर कॉल मी कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, एंड दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज। सो बोला चलो ठीक है इंटरव्यू शेड्यूल, और उस टाइम मतलब कॉलेज में हम लोग बेसिकली मैं उस कंपनी में ज्वाइन कर चुका था, बट मैंने उस कंपनी को लीव नहीं किया था, एंड उस टाइम कॉलेज का कुछ सबमिशन चल रहा था। तो आई थॉट कि चलो सबमिशन करके आते हैं, और इस टाइम मुझे कॉल आया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, तो कल आपका इंटरव्यू शेड्यूल है। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, फिर हमने लीव ली वहाँ ऑफिस से, और हम आके घर पे बैठे, तो हमने स्टार्ट किया इंटरव्यू। तो द इंटरव्यू इज वॉट क्वाइट टफ, नॉट टफ बेसिकली, इट्स नॉट मॉडरेट। द क्वेश्चन वॉज आई अभी भी मुझे याद है कि वो द वैलिड पैरेंथेसिस का क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व किया था, वो क्वेश्चन आया, एंड लकीली वो मुझसे सॉल्व हो गया। द एसक्यूएल पार्ट वाज इट्स लाइक बिगिनर फ्रेंडली। मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोले गए थे, वो भी क्वेश्चन हैकर रैंक से, अगर आप हैकर रैंक करते हो और हैकर रैंक के आपने बिगिनर और इंटरमीडिएट कर लिए हैं, तो आप उस इंटरव्यू को आराम से क्रैक कर सकते हो। तो आई अराउंड द इंटरव्यूज अराउंड 30 to 40 मिनट चला, और उसमें उन्होंने मुझे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। बेसिकली एसक्यूएल बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि हमारा जो एज अ डेटा इंजीनियर वो मुझे एसक्यूएल पे फोकस कराना चाहते थे, और पाइथन के क्वेश्चन पूछे थे डीएसए के। और उसके बाद उन्होंने सम ऑफ द क्वेश्चन लाइक डीएसए के थ्योरी क्वेश्चन पूछे कि आप इस पे लॉजिक आप कौन सा लगाओगे। तो आई वॉज थोड़ा सा हमने सोचा, और एक दो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए थे, बट फिर भी मेरा इंटरव्यू मैंने लास्ट में जब फीडबैक मांगी थी, तो उन्होंने लगा कि आपको एचआर के थ्रू मिलेगा, बट ठीक है। तो हो गया इंटरव्यू। तो फिर आई वाज वेटिंग कि रिजल्ट कब आएगा, तो ये आगे भी मुझे कम से कम एक्साइटेड था कि मुझे रिजल्ट पर पता तो चल जाए। तो 3-4 दिन बाद मुझे डायरेक्टली एचआर की तरफ से मेल ही आ गया था, जिसमें मेरे पास ऑफर लेटर था, और ऑफर लेटर में 4-5 दिन बाद ऑफर लेटर आ गया, तो मैं थोड़ा हो गया कि भैया अच्छा हुआ, ऐसा हुआ, तो खुश हो गया था। और उसमें बेसिकली इन लोगों ने मतलब एज अ डेटा इंजीनियर की पोस्ट दे दी थी जूनियर एसोसिएट्स के लिए, तो मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया, और फिर दूसरी कंपनी थी उसको प्रोवाइड किया, उसमें रिज़ाइन दिया मैंने। फिर अभी तक फिर वहाँ से मेरे अप्रैल से मैं एज अ डेटा इंजीनियर जूनियर एसोसिएट से पोस्ट पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो वो जर्नी वहाँ से यहाँ तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही, कि जिसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और
दूसरी कंपनी का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बेसिकली। वहाँ से भी मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसे कॉर्पोरेट लेवल पे हम लोग जो सीखते हैं वो भी सीखी, और एक वापस से ऐसा फ्रेश ही इंटरव्यू देकर फिर मैं यहाँ पे आया, तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मुझे। Okay, you explained so many things in one एक ही बार में. अच्छा, let's do one thing. थोड़ा सा brief down करते हैं और समझने के लिए. Actually, you explained so many things which I was going to ask you, but it's okay. So आपने जो बातें बताई उसमें आपने मेंशन किया था कि आपने डीएसए के बेसिक्स किए थे. तो अगर आप अपने हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे, इन स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि डीएसए में पर्टिकुलरली ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे वो लोग फोकस कर सकते हैं बिफोर इंटरव्यूज और देने से पहले और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन उनके कोडिंग के दौरान? From my perspective of view, like we need to focus on the beginners. ठीक है, जैसे अगर आप जाओगे तो डायरेक्ट आप ट्रीज और इसके क्वेश्चंस करोगे तो वो सॉल्व होने से रहे. तो सबसे पहले मेरे थॉट्स है कि आपको लिस्ट एरे के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, एरे से लेकर, और फिर आपको लिंग्विस्टिक्स पे जाना चाहिए, स्टैक क्यू ये सब करो पहले. उसके बाद ही आप क्या नाम है आगे टफ उस पे जाओ. अगर आप डायरेक्टली स्टार्टिंग से क्या नाम है उसके सर्च करोगे, हायर लेवल के टॉपिक पे जाओगे, डीपी पे जाओगे, तो वो उस लेवल का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो रेदर देन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनर, एरे से सॉल्व करो. क्योंकि बेसिकली जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप क्यूए में भी देखोगे या फिर आप इंटरव्यू में भी देखोगे, तो एरे के क्वेश्चन और लिंक लिस्ट के क्वेश्चन और स्टैक और क्यू से ही पूछते हैं. उसी में वो क्या नाम है उसके लेवल चेंज करते रहते हैं, इजी देते हैं, फिर उसे मीडियम देते हैं. उसमें आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लेंगे, आप उसमें बोलेंगे कि आपने इस लॉजिक से क्या इसको और ऑप्टिमाइज करो. तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली जो फोकस करते हैं इंटरव्यू. आपको कुछ और ऐड करना है? बेसिकली हाँ, जैसे कि यहाँ पे मतलब कोई क्वेश्चन पूछते हैं डीएसए से रिक्वायर्ड, तो डीएसए नहीं, लॉज तुम्हारा डीएसए से इतना मतलब कोई वैसे बोलते हैं कि डीएसए करना तो प्लेसमेंट लग जाता है, पर मेरे पर्सपेक्टिव से कि डीएसए इतनी नहीं करनी चाहिए. तुमको बेसिकली लॉजिक पे फोकस करना चाहिए. तुमको डीएसए आनी चाहिए, डीएसए इज रिक्वायर्ड, बट इतना भी नहीं कि आप पूरा डीएसए के अलावा आपका प्लेसमेंट नहीं होगा. आपको बेसिकली लॉजिक बनाना आना चाहिए. अगर आप लॉजिक बना पा रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग से थोड़े थोड़े भी लॉजिक बनाना स्टार्ट कर रहे हो, और एंड में आपके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा. अगर आप स्टार्टिंग से लॉजिक नहीं बना पा रहे हो और केवल डीएसए क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, कर लिया हो गया, नहीं. आपको स्टार्टिंग से कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ, उसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, उसके 3-4 लॉजिक होते हैं. बट अगर आप उसको एज ए, पहले तो ब्रूट फोर्स होता है, ठीक है, आप कर दिया आपने, अगर उससे आप कर पा रहे हो तो वो ठीक है. आप उसको थोड़ा और टाइम दो, आप उसको सोचो कि इसको मैं और कितने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ. 1 घंटा दो, 1 घंटे बाद आपको लगेगा कि आप उसको छोड़ दो, 1 घंटे बाद कि आपका हो गया. आप 1 घंटे बाद आप जब ने आप इसको, आपको माइंड में आया कि मैं को इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, फिर आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करो. बनेगा, बट टाइम लगता है. तो मैं ये कहूँगा कि मतलब स्टार्टिंग से बिगिनर वाले टॉपिक स्टार्ट करो, एरे को करो, क्यू करो और स्टैक करो, फिर आगे जाओ. इन्हीं बेसिकली 4 टॉपिक्स में जो भी होता है इंटरव्यू, वो ज़्यादातर इसी 4 इंटरव्यू पूछता है. हाँ, बाकी इन द एमएनसी यू हैव टू डू मेनी ऑफ द टॉपिक, बट मेरे पर्सपेक्टिव से कि अगर आप कंपनीज में जाना चाहते हो, पहले ये 4 टॉपिक पहले अच्छे से कर लेना चाहिए. क्योंकि जब आप पहला राउंड क्लियर नहीं कर पाओगे तो आगे राउंड तक पहुंचोगे नहीं, और आगे राउंड में वो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे. तो मेरे पर्सपेक्टिव से यही होता है कि आप एरे, स्टैक, क्यू वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, देन आप आगे जाओ. ओके, मतलब बेसिक्स पहले आप करिए, उसके बाद आप मॉडरेट लेवल पे जाइए. करेक्ट? ओके, समझ आया आप जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे कि हम जंप करते हैं, आपने बताया कि कैसे आपने प्रिपरेशन की, तो आपने अपने कॉलेज एकेडमिक्स और अपनी कोडिंग प्रैक्टिसेस को कैसे मेंटेन किया? लाइक आपके कॉलेज आवर्स के बाद आपने किया या कैसे मेंटेन किया उसको? बेसिकली जो भी इंजीनियर होते हैं वो इतनी जल्दी पढ़ते नहीं है, ठीक है, वो अपने प्लेसमेंट के टाइम पे ही पढ़ते हैं. तो 3rd ईयर के बाद जब हम लोग बेसिकली हमारे कॉलेज में एक प्लेसमेंट टीम थी जो क्लासेस ऑर्गेनाइज करती थी, जिसमें हमको सिखाते थे बेसिकली, न्यूज़लेटर आते थे बाहर से, और उसमें इंस्ट्रक्टर हमारे कॉलेज के भी होते थे और बाहर के भी होते थे, जो हमको बेसिकली लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते थे. हैकरिंग, पहले उन्होंने बोला कि आप हैकरिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो. हम लोगों ने हैकरिंग स्टार्ट किया, हैकरिंग सॉल्व किया. उसके बाद हम लोगों को बोला कि आप किसी भी एक शीट को फॉलो करो. उन लोगों ने हमको एक शीट भी भेजी, हमने उसको फॉलो किया. उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे जो काफ़ी सारे क्वेश्चन में आए थे, कंपनीज में आए थे बैक पिछली बार. तो उन्हें वो क्वेश्चन दिया, तो हमसे सॉरी नहीं हुए. तो हमने बोला कि हमको एज अ टीचर रिक्वायर्ड है जो हेल्प कर पाए कि हम कहाँ तक दे सकते हैं.
तो उन्होंने हमको एक टीचर प्रोवाइड किया, जिसमें उन टीचर ने स्टार्टिंग से बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ज़रूरी है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। फिर हमको कुछ-कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बोले, तो हमको स्टार्टिंग में टाइम लगा, बट हम उसको सॉल्व कर पाए। द सेकंड थिंग इज़ कि आप एकेडमिक और कोड को कैसे साथ में रख सकते हो। तो जो कॉलेज में होता है, कॉलेज में क्या करते हैं कि हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट पढ़ा, छोड़ दिया, पढ़ाई करी, बस छोड़ दी, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ लिया, एक रात को हो गया। कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो हाँ, पाती है। तो वो चीज़ से बचने के लिए हमने क्या किया था कि हम कॉलेज के बाद तो आते थे तो रेस्ट करते थे, हम रात को कोडिंग करते थे कि भैया थोड़ा कोड करते हैं। तो एक जब कोडिंग की हमने जो प्रैक्टिस करी थी, वो अकेले बैठ के तो मेरे से नहीं होती थी कि भैया मैं अकेले कर लूँ कोड। तो मैं क्या करता था, मेरे रूममेट को बुलाता था और वो कोड करता था। तो उसको देख के मुझे लगता था कि यार जब ये कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा? तो हमारे बीच में कॉम्पिटिशन था कि भैया हाँ, चलो तू भी करता है तो मैं भी करता हूँ। तो जब वो कोडिंग करता था, तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते थे और मेरे बनते ही नहीं थे। तो मैं पूछता था, यार भाई कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? तो वो बताता था मुझे कि भई इस तरीके से कर रहा हूँ। और जब प्लेसमेंट जब मंथ स्टार्ट हो गए थे, तो हम लोग क्या करते थे कि हम शाम-शाम में अराउंड 6 और 7 पीएम में, जब हम काफ़ी हमारा कॉलेज का टाइम खत्म हो जाता, हम रेस्ट करके बैठते थे। तो उस टाइम हमारा एक फ्रेंड होता था, जो हमको बेसिकली सारे टॉपिक सिखाता था कि आप लॉजिक किस तरीके से बिल्ड करोगे। एक क्वेश्चन दे दिया मान लो आपको, तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। आप उसमें ब्रूट फोर्स आपका क्या रहेगा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो इसका आपको आंसर ही पता है, आपने डिस्कशन से आंसर देख लिया, लेकिन आप उस आंसर को क्या नाम है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो और आपने जाके बस कॉपी पेस्ट भी कर दिया वहाँ लीड कोड पे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा उसी चीज़ पे, तो आप उसको समझा ही नहीं पाओगे। तो वो हमको बताता है कि इस तरीके से लॉजिक सोचना आता है, कि अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो और 10 क्वेश्चन एक ही लॉजिक का सॉल्व कर रहे हो, तो 11वाँ क्वेश्चन पे आप क्या नाम है कि थोड़ा-सा भी आपको क्वेश्चन में चेंज कर दिया, तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको लॉजिक बिल्ड करना आना चाहिए, रेदर देन कि आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, तो 20 क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, आपको लॉजिक पे फोकस करना है कि आप कितने अच्छे तरीके से लॉजिक से बिल्ड कर पा रहे हो क्वेश्चन को। ओके, मतलब लॉजिक बिल्डिंग वाली जो चीज़ है वो आपको आनी चाहिए ड्यूरिंग योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, एंड व्हाट वुड यू से लाइक कंसिस्टेंसी के बेसिस पे कोडिंग के दौरान कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जा सकती है? जैसे कि समटाइम्स व्हाट हैपन कि इतना होके, जैसे आपने बताया, इतना होके फिर छूट जाता है, फिर किसी और में जम करे, तो वो चीज़ कैसे मेंटेन हो सकती है? लाइक इफ यू कैन टेल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। बेसिकली मैंने तो मेंटेन नहीं कर पाया था, बट स्टिल मैं बताता हूँ क्योंकि मैंने उस टाइम मेंटेन नहीं हो पाई थी, बट मैंने लास्ट मंथ ऑफ प्लेसमेंट मैंने कैसे मेंटेन किया था कि मैं आता था, कोड करता था और मैं छोड़ देता था, ठीक है? मैं एक टॉपिक करता ही नहीं था और दूसरे टॉपिक पे जंप कर लेता था। जैसे मैंने आज एरे किया, तो मैं अगली बार क्या नाम है क्यू करूँगा, फिर स्टैक करूँगा, फिर वापस छोड़ दूँगा, तो वो चीज़ हो जा रही थी। बट थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि जब मैंने एक शीट को फ़ॉलो किया, ठीक है? जब फ़ॉलो करना स्टार्ट किया तो उसमें पहले लिस्ट के क्वेश्चन थे, उसके 10 क्वेश्चन ही थे, सिर्फ़ 10 क्वेश्चन दिए थे उन लोगों ने। तो वो कर लिए मैंने, जैसे भी करके मतलब थोड़ा समझ के करे, फिर मैं छोड़ दिए। बट जब मैं दूसरी जगह गया, मैं कोड शेफ पे गया और मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन देखा, तो मैं उस क्वेश्चन को जब मैं पेन और पेपर पे लिख पा रहा था, तो मैं लिटरली उसको सॉल्व कर पा रहा था क्योंकि मैंने उसको 10 दिन पहले सॉल्व करके एक बार रख दिया था। एक बार उसके लॉजिक समझ लिए थे। तो आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हो कि आप 10 दिन भले मत पढ़ो, लेकिन आप उसको याद रखो कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया था। आप भले अभी मत पढ़ो, 10 दिन आपकी छूट जाएगा, लेकिन 11वें दिन आप उस क्वेश्चन को वापस जाओ। तभी आप उस क्वेश्चन को याद कर सकते हो कि आपने उस पे लॉजिक क्या रखा था। अगर आप 2-3 दिन भी क्या नाम छोड़ दोगे बीच में और वापस उस क्वेश्चन में नहीं जाओगे, तो भी चलेगा। लेकिन आप 3-4 दिन बाद उस क्वेश्चन को जाओ, क्योंकि आप पता ही नहीं चलेगा कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसलिए मैं ये चीज़ कहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप टू सम प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है? आपने टू सम प्रॉब्लम लिया, आपने पॉइंटर से सॉल्व किया, आपने उसको बोला कि ये तो सिंपल है, छोड़ देता हूँ, छोड़ दिया आपने। फिर आप गए, चलो क्यू पे जाता हूँ, क्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किए, नहीं हुए, आपने बंद कर दिया बैग। फिर आप अगले दिन गए, आपने कॉलेज का काम किया, छोड़ दी। आपका कॉलेज में असाइनमेंट आ गया, आपने छोड़ दिया। अब 10 दिन हो गए, 10 दिन बाद आप गए कि भैया चलो मैं करता हूँ। फिर आपने से दूसरे हाँ, अब थ्रीसम को दिख गया, तो बोले यार इस टूसम को तो मैंने सॉल्व करके दिख पड़ा कर लिया था, तो थ्रीसम को कैसे सॉल्व करूँ? तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना आ जाएगा कि भैया मैंने टूसम को तो इस तरीके से सॉल्व किया था, अब थ्रीसम को सॉल्व करता हूँ। लेकिन अगर आपने क्या किया, टूसम को वही, अरे यार ये लीड कोड पर डिस्कशन पे तो दे रखा है, तो यही कर लेता हूँ, बाकी लोगों को कॉम्पिटिशन करना है, तो मैं क्या नाम है अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर लेता हूँ, तो और आपने कर दिया। लेकिन आप जब
थ्रीसम क्वेश्चन आया और आपको क्या नाम है इंटरव्यू में पूछ लिया थ्रीसम बता दो, तो आप उसका टूसम का भी लॉजिक जो होता है वो थ्रीसम से काफी सारे सिमिलर होता है। लेकिन आप वो चीज टूसम भी नहीं बता पा रहे हो तो इंटरव्यू को तो सीधे यही लगेगा कि इसको नहीं आता, तो वो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देगा। तो मतलब कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। हाँ, कि आपको बेसिकली एक बार तो उस क्वेश्चन को रिपीट करना ही पड़ेगा। तो वो टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आपको मेंटेन करना पड़ता है। आप कॉलेज का जो वर्क होता है, कॉलेज के आप रेस्ट करो, उसका कॉलेज का वर्क करो, लेकिन आपको नाइट्स में अराउंड 1 आवर तो एक बार कोडिंग को देना ही पड़ेगा। समझ आ गया आपने। मतलब बेसिकली बोला कि लाइक यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू कांट जस्ट एक बार कर लिया फिर छोड़ दिया। अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है जैसे कि आपने बताया, तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, तभी जाके आप और चीजें आगे बढ़ पाओगे। करेक्ट? बिल्कुल। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आई वांटेड टू आस्क कि बेस्ड ऑन लाइक आपने ये सब प्रैक्टिसेस तो की, लेकिन आपने पहले बताया था कि आपने लीड कोड पे प्रैक्टिस किया था और कुछ कुछ ट्यूटोरियल्स और टूल्स एंड रिसोर्सेज बताए थे। आप एक बार फिर से ब्रीफ में लिस्ट आउट करके बता देंगे कि वो क्या क्या थे, रिसोर्सेज एंड टूल्स व्हिच यू रेफर्ड ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? तो बेसिकली मैंने एसक्यूएल के लिए जो फॉलो किया था वो था W3 स्कूल, जहाँ से मैंने उसके बेसिक उठाए थे। और लीड कोड इज द थिंग कि लीड कोड से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि हैकर रैंक पे सॉल्व करो। हैकर रैंक पे काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और बेसिकली अगर आपको फोकस करना है या फिर डेटा इंजीनियर या फिर कोई भी दूसरे पोस्ट, तो आप एक लैंग्वेज प्रेफर करो। आप ये मत करो कि कॉलेज में तो सी सिखा रहे हैं तो मैं सी से कर लेता हूँ, कॉलेज में जावा सिखा रहे हैं तो जावा, आपको जो अच्छी लगती है देखिए वो आप करो। और ये मत करो कि भैया उनको वो लैंग्वेज करा तो मैं भी वो करूँ। आप अपनी एक लैंग्वेज पकड़ो जिसमें आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल हो, फिर आप उससे क्वेश्चन सॉल्व स्टार्ट करो। बेसिकली आप पाइथन से स्टार्ट करो। मैंने प्रेफर किया था, मैं मेरा बताता हूँ। मैंने पाइथन किया था। पाइथन में मैंने हैकर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करे जो मेरे से होने लगे। बट बिगिनर तो मेरा हो गया, लेकिन इंटरमीडिएट तो मेरे से हुआ ही नहीं। तो मैंने सोचा यार क्या है, मेरे कहाँ इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे उसको हुआ और धीरे धीरे बात हो भी गया। जब मेरे हैकर रैंक के एक लेवल तक हो गए कि हाँ भाई मेरा हैकर रैंक पे मेरे 5 स्टार आ गए, तो मैंने क्या किया कि हैकर रैंक पे एक बहुत अच्छा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, उसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हैकर रैंक इज द थिंग। उसके बाद जब मेरा हैकर रैंक पे भी हो गया, मेरा फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट की थी बेसिकली, तो हैकर रैंक मेरा हो गया तो मैंने को बोला कि तू भाई तू लीड कोड कर। लीड कोड पे जो क्वेश्चन थे काफ़ी अच्छा रहे अच्छे, तो मैंने लीड कोड पे गया। और लीड कोड पे आपको एसक्यूएल भी मिलेगा, पाइथन भी मिलेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब कुछ मिलेगा। तो मैंने लीड कोड पे सबसे पहले तो पाइथन के क्वेश्चन स्टार्ट किए, जो मैं बता रहा हूँ टू सम यहीं से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे इसके लेवल काफ़ी अच्छे थे, ईजी थे, तो मैं ईजी करे। फिर मेरे को बोला कि मेरे दोस्त ने बोला यार तू इजी कर मत कर, इजी को फॉलो मत कर, मिडिल भी कर, हार्ड भी कर। तो मैंने मीडियम पे भी गया, मैंने मीडियम के क्वेश्चन देखे, तो मीडियम के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। फिर हार्ड पे गया तो हार्ड पे तो सॉल्व होना से रहा। फिर उन्होंने बोला कि क्या भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसने बोला कि काम कर, मीडियम से स्टार्ट कर, मीडियम से एक क्वेश्चन पर तू 1 घंटा दे, नहीं और आप मत कर, 1 घंटा से ज़्यादा मत दे, फिर छोड़ दे, फिर थोड़ी देर बाद देखना उसको। तो मैंने वो चीज़ फॉलो करी और बेसिकली वो बहुत लकीली वो चीज़ ट्रिक या अभी भी वर्क करती है कि अगर आप किसी भी चीज़ पर 1 घंटा देते हो, खूब सोचते हो, कि आपको थोड़ी देर रखना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर बाद उसको वापस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने सोची थी, ये कि नहीं सोची। और वो चीज़ करके मैंने मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करे। मैंने 10 मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करे थे। उसके बाद मैंने एक हार्ड पे गया, उसका बेसिकली मैंने चीज़ समझ फिर भी नहीं आया, तो मैंने क्या किया उसका डिस्कशन देखा। जब मैंने उसका डिस्कशन देखा तो वहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्टिमाइज प्रॉब्लम दे रखी थी। तो मैंने बोला यार ऑप्टिमाइज मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। तो फिर मैं गया, उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने ब्रूट फोर्स भी बता रखा था और ऑप्टिमाइज भी बता रखा था और उसके 3-4 तरीके से बता रखे थे। तो जो बेसिक था कि आप सबसे पहले सोचते हो क्या सोचते हो, उस तरीके से उसने सब पूरा एक समझा रखा था। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा इस तरीके से करते हैं, और उसी को फिर मैंने देख देख के बेसिकली टाइप किया और उसको मैंने पेस्ट किया और वो रन किया। फिर जब थोड़ी देर बाद में वापस गया उस क्वेश्चन को, तो मैं बेसिकली उसको समझ चुका था कि अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने उस दिन टाइप करके लिखा था और मुझे पता था कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। डिस्कशन भले मैंने डिस्कशन से कॉपी भी किया था, लेकिन मुझे समझ में आया था कि मैंने क्यों किया है। और जब मैं उसको रन किया तो मेरा चल चुका था दूसरी बार भी। तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक तो हो गया अपना लीड कोड, हैकर रैंक, W3 स्कूल, जावा टी पॉइंट से मैंने जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे ओएस हो गया सब्जेक्ट, जब इंटरव्यू आता है तो ओएस पे कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने जावा टी पॉइंट भी फॉलो किया था। गीक फॉर गीक्स पे भी काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, जो आपको कभी कुछ क्वेश्चन आपको लीड कोड पे नहीं मिलेंगे लेकिन गीक फॉर गीक पे मिलेंगे। तो वो चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए। आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा जो अनुपम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रिसोर्सेज एंड ट्यूटोरियल्स एंड टूल्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग योर कोडिंग प्रैक्टिसेस।
So yeah, I guess I am also getting so much knowledge out of this conversation, and I will also try to implement that. And I think For sure. everybody is able to clarifications आपको मिल रहा. Okay, so moving forward, during these जो आपने चीजें की, उसके बाद आपने कुछ अगर सर्टिफिकेशंस गेन किए हो, डज सर्टिफिकेट्स रियली मैटर आपके रेज्यूमे में जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो इस डज इट रियली मैटर, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप इस पे थोड़ा सा बताना चाहें तो. तो सर्टिफिकेशन, व्हाट आई थॉट कि सर्टिफिकेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट नॉट एट दैट मच लेवल कि हाँ आपको सर्टिफिकेट निकालना ही निकालना है, बिना सर्टिफिकेट कुछ नहीं होगा. द थिंग इज कि आपको जो सर्टिफिकेट आप कोर्स कर रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन में आप उसको मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने किया था डेटा साइंस का, तो मुझे डेटा साइंस फॉर पाइथन किया, या फिर मैंने पाइथन कोर्सेरा का कोर्स होता है पाइथन फॉर एवरीवन, तो वो कोर्स किया. अगर आपको पाइथन नहीं आ रही है और आपको कोर्स का क्या नाम है, आपको कोर्स का क्या सर्टिफिकेट है, तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया. केवल आप रेज्यूमे से सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन आगे जब आपको पूछा कि भैया आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस कोर्स में क्या किया, तो आप उसको बता नहीं पाओगे. तो वो तो यही सोचेगा कि ये तो जितनी भी चीज़ें क्या नाम है रेज्यूमे, भले आपको वो चीज़ आती भी होगी और अगर आपसे नहीं पूछी उसने, तो उसको आपको यही लगेगा कि यार इसने तो सारी चीज़ कॉपी करके लिखी होगी, इसको निकाल लो. तो सर्टिफिकेशन रियली मैटर्स नॉट दैट मच, बट हाँ एक लेवल पर मैटर करता है. और जो मैंने जो करे थे वो करे थे कोर्सेरा से करे थे, पहले पाइथन का किया था, और साइफर स्कूल से भी मतलब हमारी ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें आंचल सर थे जिन्होंने हमको डीप लर्निंग पढ़ाया था, न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग पढ़ाई थी. और वो काफ़ी लेवल पर एक अच्छा टीचर, क्या नाम है, एक अच्छे टीचर की तरह पढ़ाई थी, क्योंकि जो उन्होंने जो बेसिक इंसाइट दिए थे वो आज भी, अगर हम डेटा साइंस की अगर हम बात करें, जैसे हम लोगों ने जब प्रोजेक्ट हुआ था, तो प्रोजेक्ट में वो इनके यूज़ केस जो बताए थे वो रियली काम आए, और मैं फाइनली का जो प्रोजेक्ट होता है वो भी क्या नाम है उन्हीं के क्या नाम है टेक्नोलॉजी पे काम पर बनाया था. तो सर्टिफिकेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं करते, बट हाँ एक लेवल पर अगर आप चाहो तो करो, पर एक लेवल होना चाहिए कि आपको जो कर रहे हो वो आपको होना चाहिए, आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए. समझ आया मुझे, जो भी आपने मुझे समझाया, ब्रीफ दिया अबाउट सर्टिफिकेशन वाला थिंग, लाइक यू शुड डू इट बट टू एन एक्सटेंट, जैसा कि आपने समझाया. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आई हैव दिस वन मोर क्वेश्चन कि आपने अपने यू नो सर्टिफिकेट्स ओके आर डन, मैं क्या पूछने वाली थी, आई जस्ट फॉरगॉट. इतना डीप कन्वर्सेशन हो गया था, मैं अभी भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हूँ. सो हम लोग आते हैं इंटर प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट में, सॉरी. तो प्रोजेक्ट्स वाले पार्ट में आपने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो आपकी खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट्स में आपने यूज़ की थी और इंटरव्यू के दौरान जो है आपने समझाई थी, बताई थी, तो वो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स आपने बनाए थे और उसमें कुछ टाइप की टेक्नोलॉजीज आपने यूज़ की थी, थोड़ा सा आप बताएंगे इस बारे में. तो बेसिकली जब हम थर्ड ईयर में थे तो हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी कॉलेज के थ्रू, साइफर स्कूल से गई थी, तो उसमें आचार्य सर ने और एक मैम थी, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, आई एम नॉट रिमेंबर राइट नाउ. तो उन मैम ने जो 3 घंटे की क्लास होती थी बेसिकली, द 2 आवर्स विल बी फॉर थ्योरी एंड 1 आवर फॉर प्रैक्टिकल. तो जो थ्योरी पार्ट होता है उसमें होता है डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क. तो ANN स्टार्ट हुआ, ANN से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता था बेसिकली. हम लोगों ने ANN अराउंड वो 3 मंथ की ट्रेनिंग चली थी, इसमें हमने 1 मंथ तो ANN पे निकाला. जो सेकंड मंथ था वो हमने CNN पे निकाल लिया, और 2.5 मंथ हमने CNN पे निकाला, और जो लास्ट का जो हाफ एन मंथ था उसमें हमने उसके RNN पढ़ा और डीप लर्निंग पढ़ी. उसके बाद हमने क्या किया कि चलो ये तो हो गया. फिर जब फोर्थ ईयर की बारी आई, तो जब एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, तुम्हारा रेज्यूम बनता है तो भाई प्रोजेक्ट तो होना ही चाहिए, तो कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है. तो जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वो इट्स फॉर इमोशन रिकॉग्निशन. तो बेसिकली द प्रोजेक्ट वॉज कि जो कैमरा होता है उससे वो एक इमेज निकालता है, और उस इमेज को वो चेक करता है, क्लासीफाई करता है कि आपके इमेज का जो फेस है उसमें कौन सा एक्सप्रेशन है, और वो आपको रिफ्लेक्ट करके बताता है. तो जो इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई थी वो हुई थी CNN. और लकीली जब मेरा जो इंटरव्यू भी हुआ था उसमें भी मुझसे क्या नाम है, मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट लिखा था CNN, और उन्होंने मेरे को CNN का आर्किटेक्चर ही पूछ लिया. जो आर्किटेक्चर मैंने खुद से मतलब खूब पढ़ा था, CNN का आर्किटेक्चर जो मुझे पसंद था, तो उसी बेस पूछा मुझे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आर्किटेक्चर मैंने बता दिया. तो जो प्रोजेक्ट वॉज कि उसमें 7 इमेज थे, 7 एक्सप्रेशन थे बेसिकली, सैड, एक्साइटेड एंड एंग्री, बहुत सारे ऐसे थे. तो जो भी जो तो हमारा फेस होता है वो ओपन CV के थ्रू रिकॉग्नाइज होता है, और लेटर ऑन चेक होता है कि आपका जो इमेज पे जो एक्सप्रेशन है वो कौन से उसमें लाई करते हैं, एंड देन इट्स क्लासीफाई कि आपका चाहिए वाला इमेज था.
तो दिस वे इट विल वर्क एंड द ओपन सीवी आई हैव लर्न फ्रॉम माय यूट्यूब एंड सम ऑफ द ट्यूटोरियल्स बट द थिंग इज द सीन एंड पार्ट एंड द प्रैक्टिकल पार्ट इट्स व्हाट ट्रेन बाय द साइफर स्कूल। तो वहाँ एक बहुत बड़ा मुझे एडवांटेज मिला क्योंकि मैं यूट्यूब पे अगर पढ़ने बैठता तो वो वहाँ मुझे सोर्स ढूंढना पड़ते या फिर इधर ढूंढना पड़ता। बट जहाँ मुझे एक इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया और उन लोगों ने मुझे बेसिकली उनकी नाइट्स कॉल भी होती थी, नाइट्स पे करते थे वो कि हम ये आज ये पढ़ेंगे और वो यूज़ के ही बताते थे कि आप ये वाली साइट पे जाओ और यहाँ से आप ये देखो। तो वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी होते थे और जिन-जिन लोगों ने यूज़ किया था ना, उसके बाद पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा रहता था। तो जो मेरा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो जो मेरा प्रोजेक्ट था, तो वो बेसिकली ओपन सीवी के थ्रू तुम्हारे जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, वो किस तरीके से करता था कि आपकी एज पकड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आईब्रोज़ हो गई, मेरा माउथ हो गया, मेरे लिप्स हो गए, उसके क्या नाम है, एज को देखकर वो क्लासिफ़ाई करता था कि इस इमेज में कौन-सी इमेज वो होती है। तो दिस वाज़ पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पार्ट, सीएनएन पार्ट एंड ओपन सीवी। तो इन तीनों को मिला के जो मेरा प्रोजेक्ट था, वो मेरा प्रोजेक्ट बना था इमोशन रिकॉग्निशन और दिस आई सबमिटेड फॉर इन द कॉलेज इटसेल्फ एंड वो भी मेरा गिटहब पे पब्लिश है और मैं इवन अभी भी उसको रेज़्यूमे मेरा रेज़्यूमे अभी आगे भी देता हूँ, तो मैं उसको लिखता हूँ कि हाँ, ये प्रोजेक्ट मैंने ये बहुत डीप में बनाया था देख के। तो इसलिए So this was the same project which you showed in your interview for Syllable. नो दे हैव जस्ट टोल्ड मी कि आप इस आपने जब मेरा रिज्यूमे चेक उन्होंने चेक किया इंटरव्यू में तो उन्होंने बोला कि आप मुझे कोई भी एक प्रोजेक्ट बता दो। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे बट जब प्रोजेक्ट वाज कि उनको जो टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, मतलब मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था एसक्यूएल का भी जिसमें मैंने काफ़ी सारी टेबल थी जिसमें उबर का डेटा एनालाइज करना था कि उबर का जो भी जो उबर है उसमें सबसे ज़्यादा टैक्सी जो ड्रॉप होती है जब जहाँ पर टैक्सी कैंसिल हो जाती है या फिर ड्राइवर्स ना होते हैं, तो वो चीज़ कब होती है, क्या होती है, उसका पूरा एक रिपोर्ट बना के सबमिट करी थी। तो आई टेकन द डेटा फ्रॉम द कैगल एंड उसमें से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें एनालिटिक्स करे, ईटीएल किया और सारी चीज़ें करी और बाद में मैंने उसको एक रिपोर्ट बना के किया कि जो भी नाइट्स नाइट्स में होते हैं, तो काफ़ी सारे ड्राइवर्स बेसिकली होते ही नहीं हैं और जो सुबह-सुबह होती है, वो सारी सारी टैक्सी कैंसल हो जाती है। तो ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट और भी थे बट द थिंग इज़ कि जब उन्होंने पूछा कि अच्छा तो आपने ये वाला प्रोजेक्ट बनाया तो इसके बारे में इसको डिस्क्राइब करो। क्योंकि आई वाज़ पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग डिपार्टमेंट तो उनको लगा कि शायद शायद नहीं बनाया हो या फिर कोई ऐसे किया हो। तो उसमें उन्होंने बोला कि अच्छा सीएनएन आता है क्या? तो मैंने बोला हाँ आता है। तो उन्होंने बोला कि चलो एक काम करो इसका आर्किटेक्चर ही बता दो। तो जब मैंने आर्किटेक्चर बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं समझ गई। उन्होंने जब मैंने आर्किटेक्चर समझा दिया तो उनको पूरा लगा कि हाँ, उनको प्रोजेक्ट आता है। तो वहाँ पर मेरा एक एडवांटेज मिला कि हाँ, उससे मेरे मार्क्स थोड़े इंटरव्यू में बढ़ गए। तो इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेनेशन दिया। तो इस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि क्या प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में मोस्टली या फिर इट्स डिपेंड नॉर्मली? इट्स डिपेंड कि अगर आपका रेज्यूमे पे मतलब काफ़ी सारी बार तो नहीं होता है, पर अगर इंटरव्यू के मन पे हुआ और उसको लगता है कि नहीं चलो आज मैं क्या नाम है रेज्यूमे पर पूछता हूँ या फिर कोई टेक्नोलॉजी जो उसको लग गई कि हाँ इसमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी पे कैसे काम कर सकता है और चलो एक क्वेश्चन पे एक कुछ पूछ ले, तो वो क्या करता है कि चलो एसक्यूएल में हो गया तो एसक्यूएल तो फिर भी आता सबको आता है, लेकिन कोई भी नई टेक्नोलॉजी लग गई या फिर डॉकर हो गया तो आपने इसको कैसे किया इम्प्लीमेंटेशन, ये कैसे किया आप ये बताओ। तो वहाँ चीज़ एक होता है। अच्छा अच्छा, हम लोग इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर इंटरव्यू बेसिकली। सो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू मतलब जैसे आपके सिलेबल टेक्नोलॉजीज में हुआ था तो उसमें आपके स्टेजेस क्या थे, लाइक व्हाट आर द, सबसे पहले बताइए कि आपके कौन से राउंड हुए थे, देन वी विल गो फॉरवर्ड विद द टेक्निकल राउंड कि आपने टेक्निकल राउंड में क्या किया। सबसे पहले आप लिस्ट आउट कर दीजिए कि आपके कौन से राउंड हुए थे बेसिकली फॉर सिलेबल टेक्नोलॉजीज। सो बेसिकली द राउंड वाज कि सबसे पहले रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट के बाद आपका क्यूए आता है, क्यूए के बाद आपका टेक्निकल राउंड होता है और टेक्निकल राउंड के बाद आपका एचआर राउंड होता है। ये ठीक है। चार चार राउंड्स में चार। कंपनी लेती है। सो इंटरव्यू राउंड में जो हमारा टेक्निकल राउंड है उसमें आपसे आपने वैसे पहले बता चुके हो पूरा उसमें कि बट एज अ ब्रीफ अगर आप थोड़ा सा अलग से बताओगे कि बेसिकली आपसे किस टाइप के, ऐसे आपने एसक्यूएल के बारे में बताया था अभी पहले जब आपने पूरा डिस्क्राइब किया था, तो उसके अलावा थोड़ा सा आप बेसिकली बताएंगे कि आपको नॉर्मल डेफिनेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर आपको कोड लिखने के लिए पूछा गया था एंड डीएसए पे पूछे थे कि नहीं, एसक्यूएल पे तो पूछे थे, ऐसी कौन सी बेसिक चीजें जो आपको पूछी गई थी और आप यू वर एबल टू आंसर ड्यूरिंग योर इंटरव्यू? सो द थिंग इज़ कि जब हम इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो उन लोगों ने मुझे डायरेक्ट कोड पे नहीं भेजा। उन्होंने बोला कि आप एक्सप्लेन करो जो सब छोटे-छोटे टर्म्स होते हैं कि
वैसे तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ उन्होंने काफ़ी सारे हाँ, टर्म्स पूछे थे कि हाँ जितना ये आपको टर्म याद है बता दो। उतना बता दीजिए। तो टर्म्स पूछे थे कि ये क्या होता है, बेसिकली कुछ ओएस के थे, थ्रेड क्या होता है, ये सब चीज़ें। फिर ठीक वो है। आए थे कि चलो आपको एसक्यूएल आती है क्या? वो उन्होंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि आपको कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आती है? तो जब मैंने हम्म, बताया कि मुझे पाइथन आता है, एसक्यूएल आता हम्म, है और डेटा हम्म, साइंस का थोड़ा न्यूरल नेटवर्क आता है। तो हम्म, द थिंग इज़ कि दे स्टार्टेड फ्रॉम द एसक्यूएल कि आप चलो कंपनी की हाईएस्ट सैलरी बता दो, या फिर एक क्वेश्चन था जैसे मान लो कंपनी में आप कोई भी एम्प्लॉय है, ठीक है? और वो उसने ईमेल जो उसका है, ईमेल बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, ईमेल होते हैं। तो जो भी जीमेल वाले एम्प्लॉय हैं या जीमेल हम्म, @gmail.com है, तो वो सारे मुझे उसके मुझे रिजल्ट में क्वेरी, आप इस बार क्वेरी लिख के दिखा दो। तो वो चीज़ पूछी थी। और जब मेरा एसक्यूएल का उसको हो गया कि हाँ, एसक्यूएल ठीक-ठाक है मेरा, देन इट विल मूव फॉरवर्ड टू पाइथन कि हाँ भैया पाइथन की बताओ कि पाइथन में तुमने क्या-क्या बड़ी चीज़ पढ़ी है। तो वहाँ पर मुझे क्वेश्चन पूछे एक्सेप्शन हैंडलिंग के, कंटिन्यू ब्रेक के, और सम ऑफ द क्वेश्चन लाइक जो लीड कोड में बेसिकली सॉल्व कर रखे थे, बेसिक वही उस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे। वही। हम्म, और जब सॉल्व करवाया, मतलब कोड करवाया, तो उन्होंने मुझे वैलिड पेरेंथेसिस वाली प्रॉब्लम दी थी, एक प्रॉब्लम। तो उसको मैंने सॉल्व कर लिया था। और उसके बाद फिर मुझे जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी थी, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बोला था। तो उसके बाद फिर जब मैंने उसको कर दिया, तो उसने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करा दो। उन्होंने लास्ट क्वेश्चन मुझे एक पाइथन का एक और पूछ लिया और बोला कि ठीक है, हम इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं और आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन हो। तो वहाँ पर मैंने पूछा था कि मेरा फीडबैक कैसा रहा, क्या रहा? तो इस तरीके से बेसिकली जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट थ्योरी पार्ट से ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैंने ठीक। काफ़ी सारे प्रीवियस इंटरव्यू देखे थे जो इंटरव्यू थ्योरी पार्ट से करी थी कि ये क्वेश्चन पढ़ के, और कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही होते ही हैं, चाहे आप कितना भी कर लो, कुछ क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं। और लकीली एसक्यूएल के क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो मैंने एसक्यूएल के क्वेश्चन रिपीट वाले देखे थे और हो गए, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए जाते हो, आपको पढ़ के जाना चाहिए कि आप किस पोस्ट के लिए जा रहे हो और उसके लिए कौन कौन से इंटरव्यू होते हैं, किस टाइप के इंटरव्यू होते हैं। तो जब सेल लेवल टेक्नोलॉजीज में मेरा इंटरव्यू होने वाला था, तो मुझे पता चल तो गया था कि मेरा एसक्यूएल और पाइथन के क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि मेरा डेटा इंजीनियर रोल है। तो जी। मैंने एसक्यूएल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि पाइथन ठीक-ठाक थी मेरी पहले से, तो एसक्यूएल पे भी इतना हैंड्स ऑन कर नहीं रखा था, क्योंकि मैंने हम्म, स्टार्टिंग से लीड कोड पे भी पाइथन करी थी, डीएस से हम्म, करी थी। तो हम्म, एसक्यूएल कॉलेज जितना कॉलेज में पढ़ा था मैंने इतना ही पढ़ा। तो फिर मैंने एसक्यूएल पे ज़्यादा फोकस करना लगा। तो फिर एसक्यूएल पढ़ी, और एसक्यूएल के 1-2 क्वेश्चन वो जो स बोल रहा हूँ सैलरी वाला वो क्वेश्चन तो आया ही था, आता ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन्स रिपीट हो जा सकते हैं। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, एसक्यूएल। हाँ, बेसिकली एसक्यूएल जो मेरे को वापस रिपीट होते हैं, जो मैंने उस टाइम फ़ोकस करा था। तो जो स्टार्टिंग में थ्योरी पार्ट, एसक्यूएल, देन पाइथन एंड देन कोड, इस टाइप का रहा था प्रोसेस। समझ आया। तो अगर अगर किसी को जैसे कि पर्टिकुलरली डेटा इंजीनियर वाली पोस्ट के लिए ही अप्लाई करना है एंड दे जस्ट वांट टू गो विद दिस पोजीशन, तो वो कौन सी चीज़ें पढ़े इंटरव्यू के लिए? कौन से, जैसे आपने एसक्यूएल पाइथन किया था, तो यही सेम प्रोसेस अपनानी चाहिए और देयर आर सम अदर So टेक्नोलॉजीज there और? are two things like if you are going with for a freshie role, then अगर हम फ्रेशी हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉलेज से जस्ट ग्रेजुएट हो रहा है और उसे एज अ डेटा इंजीनियर ही जाना है, नॉट इन अदर कंपनीज, बट नॉट इन लेवल बट इन अदर कंपनी, अदर। तो आई सजेस्ट कि उसको बेसिकली जो फोकस होता है बिग डेटा पे जाना चाहिए। हडूप का, उसके हडूप की नॉलेज होनी चाहिए उसको, ठीक है। पहले तो उसे कंपनी डिसाइड करनी होती चाहिए कि हम मुझे कौन सी कंपनी तरफ जाना है, और कंपनी बेसिकली क्रॉस क्वेश्चन क्या करती है। अगर आपका रोल डेटा इंजीनियर है, तो आपको काफ़ी सी चीज़ें आनी चाहिए, जिसमें हडूप हो गया, डेटाब्रिक्स हो गया, एसक्यूएल हो गया। लेकिन अगर आप फ्रेशी हो, तो आपको हडूप का कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है पता होना चाहिए, एसक्यूएल बेसिकली आपको आना चाहिए, पाइथन बेसिकली आपको आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप एसक्यूएल के वहाँ पे एनालिटिक्स नहीं कर पा रहे हो, आप कोड नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर एक्सपेक्ट क्या करेगा इंटरव्यू? वही तो चाहिए। तो एसक्यूएल पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से। पाइथन जैसे लैंग्वेज होना चाहिए, बस पाइथन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो आप एक लैंग्वेज पकड़ लो और आपको उसका लॉजिक पता आना चाहिए। मैं पाइथन का नहीं बोल रहा, आप जावा भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए। इंटरव्यू के टाइम पे बस वो आपसे कोड लिखने बोलेगा, आपको ये नहीं बोलेगा आप कौन सी लैंग्वेज में लिखो, जो मेरे साथ हुआ था। तो उन्होंने बोला कि कोड लिखो और बस लॉजिक बताओ। तो एसक्यूएल, पाइथन, ओएस के फंडामेंटल आपको पता होने चाहिए। और बस यही रहा था मेरे से जो पूछा था। तो समझ आया। तो बेसिकली इन टेक्नोलॉजीज एंड लैंग्वेजेस पर फोकस करना चाहिए इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर डेटा इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली। श्योर।
तो ओके, सो आई हैव वन दिस क्यूरियस क्वेश्चन कि अभी जो आपने अपने प्रोजेक्ट में जो लैंग्वेजेस यूज़ की थी या फिर जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की थी, सिमिलरली क्या अभी आप जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उसमें भी सिमिलर चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ अलग टेक्नोलॉजीज या लैंग्वेजेस है जो आप यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग योर करंट प्रोजेक्ट जो आपका मतलब काम? फॉर थोड़ा सा लाइक ब्रीफ दे दीजिए। अभी जो मतलब मैं कर रहा हूँ उसमें जो लैंग्वेजेस होती है वो पाइथन ही करता हूँ। पाइथन और एसक्यूएल पे ज़्यादा फोकस रहता है मेरा। बट इन द इंडस्ट्री डिमांड कि हम आगे और भी कुछ सीखें, तो पाइस्पार्क और स्काला जो थिंग्स होती है वो मैं उस पे भी क्या नाम है उसको सीखना स्टार्ट कर देता हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ जो अदर टेक्नोलॉजीज होती है वो सीखते रहना चाहिए, क्योंकि इन दिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड समथिंग इज न्यू हैपनिंग। हर जगह कुछ ना कुछ नया आ ही रहा है। तो हर 6 महीने में टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, तो हर करेक्ट। आपको उसको अडेप्ट करना चाहिए। तो अलग अलग। इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं अभी मतलब जो कंपनी है, कंपनी में मैं हम्म। बेसिकली पाइथन और एसक्यूएल पे ज़्यादा काम करता हूँ। बट हम्म। मैं साथ-साथ में दूसरी चीज़ें भी सीखता रहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पाइस्पार्क और एक्सेट्रास। करेक्ट, समझ आ गया। आप मतलब जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। हुँ, So moving forward to my last question, then we are going to answer all the questions जो हमारे comments में आए हैं, and you know students are asking questions and our audience are asking questions. So how is your experience now in the company? How is it going and all? द थिंग इज़ कि एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि जो मैंने बेसिकली कॉलेज से पढ़ा था, उस टेक्नोलॉजी की फ़ील्ड में ही वो आता है बिग डेटा, तो इतना मुझे लगा नहीं कि मैं पूरा हट के गया। और अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा कि जो ट्रेनिंग हुई और उसके बाद फिर मैं जो काम करना स्टार्ट किया, Good. तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं कॉलेज से थोड़ा-सा हाई लेवल पर हम काम करते हैं, क्योंकि हम कॉलेज से निकल के अब इंडस्ट्रियल पर आ गए हैं। तो जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है वो एज़ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ भाई, हम एज़ अ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए हैं, काम कर रहे हैं, तो थोड़ा लेवल अलग हो गया है। तो वो चीज़ के लिए मुझे लगा कि हाँ भाई, काफ़ी अच्छा लगा। तो ये चीज़ थी। Okay. I guess my question from my end are completed, and जितना मुझे जानना था, I have learned a lot seriously from you, and I have gained more and more knowledge regarding data engineer जो आपने समझाया. We have few questions from our audience, so I'll reflect one by one. Here it's it. Okay. Is it good to say data engineer is similar to data science? Sanskar wants to know this. सी अ गुड डेटा इंजीनियर विल बिकम डेटा साइंटिस्ट। सो मेरे पर्सपेक्टिव से कि डेटा इंजीनियर रोल जो है वो Mm-hmm. आगे जो टेक्नोलॉजीज पे और फ्यूचर, जैसे हम चैट देख ही रहे हैं, चैट जीपीटी से कुछ मिलता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटा इंजीनियर से जो प्रोसेस होती है वो और डेटा साइंस की प्रोसेस वो क्वाइट सिमिलर होती है। अगर आप गुड डेटा इंजीनियर हो तो आप डेटा साइंस पर जा सकते हो, क्योंकि Mm-hmm. कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, ईटीएल हो गया, तो Mm-hmm. आगे जाके आपको जो मॉडलिंग होती है या फिर आपको रिपोर्ट्स जनरेट करनी होती है या फिर आपको जो मॉडल लगाना होता है, आप आगे जाके डेटा साइंस वाली ही फ़ील्ड करोगे। तो Okay. पहले आता है अपना डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, देन डेटा साइंस। तो अगर आप डेटा इंजीनियर वाले काम ही ढंग से नहीं कर पाओगे, तो डेटा साइंस वाले कैसे करोगे? तो सम ऑफ द वर्क ऑफ डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस इज़ क्वाइट सिमिलर, एंड यू कैन से दैट कि हाँ, अ गुड डेटा इंजीनियर कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। Okay. Correct. Got it. So इसके अलावा we have one more question from Amit. DSA is required for placement on campus. फॉर श्योर, अगर आप कैंपस से प्लेसमेंट चाहते हो तो थोड़ी सी डीएसए आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कैंपस में होता है उसको एज ऑलरेडी एक्सप्लेन कि स्टार्टिंग में रेज्यूमे सेलेक्ट होता है और उसका जब क्यू आता है तो क्यूए में एक दो क्वेश्चन तो डीएसए के रखेंगे ही रखेंगे, जस्ट बिकॉज कि उनको भी तो क्या नाम है आगे बढ़ के कोड करवाना है, और लॉजिक जो होता है वो डीएसए थोड़ा सा अच्छा बिल्ड हो जाता है, तो थोड़ी सी डीएसए इज रिक्वायर्ड। आई ऑलरेडी टोल्ड कि हमें डीएसए पे इतना फोकस नहीं है, पर हाँ, डीएसए के टॉपिक तुमको आना चाहिए, सारे टॉपिक एटलीस्ट तुमको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से क्या होता है, हम स्टैक क्यू ये सब क्यों यूज़ करते हैं। और आगे कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ी सी डीएसए रिक्वायर्ड होती है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक, got it. Actually, there are few questions which I don't know. I'm not able to reflect, but students are asking. Project building की कितनी importance है resume में? Like this question is from Sneha. प्रोजेक्ट, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? हाँ, एक मिनट में रिपीट करती हूँ. प्रोजेक्ट बिल्डिंग की कितनी इम्पोर्टेंस होती है रेज्यूमे। रेज्यूमे में? करेक्ट. सो प्रोजेक्ट तो देखो, अगर तुम ऑन कैंपस जा रहे हो या ऑफ कैंपस जा रहे हो, प्रोजेक्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एज अ फ्रेश ही जा रहे हो
तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि मैंने क्या नाम कहीं काम किया है, क्योंकि आप उसको वर्किंग एक्सपीरियंस में नहीं लिख सकते। चाहे आप इंटर्नशिप भी करोगे या फिर ट्रेनिंग भी करोगे, तो आप उसको एज अ वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिख सकते। आप उसका एक अलग सेक्शन बनाओगे, इंटर्नशिप और ट्रेनिंग, और वहाँ लिखोगे। तो प्रोजेक्ट इज द थिंग कि जहाँ पर आपने रियल क्या नाम है कुछ चीज़ पे काम किया है। अगर आप प्रोजेक्ट ही नहीं करोगे, आप केवल आप स्किल लिख दोगे, तो वहाँ कैसे पता चलेगा कि रिक्रूटर को कि हाँ भाई इसने क्या नाम है स्किल पे काम भी किया है। क्योंकि लिखने के लिए तो मैं बहुत सारी चीज़ लिख सकता हूँ रेज्यूमे में, बट थिंग इज कि हम उस चीज़ को कहाँ यूज़ कर रखे हैं। तो प्रोजेक्ट रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, अ, अगर हम ऑन कैंपस जाएं या फिर ऑफ कैंपस जाएं, दोनों जगह पर। और एज अ फ्रेशी आपके पास प्रोजेक्ट दो, एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आप रेज्यूमे लिखो, और 4 से 5 प्रोजेक्ट होना चाहिए जो आप बेसिकली ओवरऑल प्रोजेक्ट होना चाहिए। आई गेस नेहा का डाउट क्लियर होगा, जैसे कि आप समझा रहे हैं, ऑडियंस आर गेटिंग द इनसाइट्स थ्रू दीज क्वेश्चंस. So I would request everybody who is watching, like audience and students, they have any other question, they can ask right now, or they can ask in our communities also. Okay, so next question again, it's from Sneha कि HackerRank कब तक यूज की आपने? Okay, HackerRank कब तक आपने यूज किया? She's asking. हैकर रैंक, सो बेसिकली हैकर रैंक पे मैंने जब स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट दिन तो मैं क्या नाम है 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया कि हाँ, क्योंकि इजी क्वेश्चन थे तो कर लिए। लेकिन जैसे ही वो मीडियम पे आया तो थोड़ा डाउट आया कि भाई हाँ इतने हार्ड भी होते हैं, पर मैं उस मीडियम को भी हार्ड समझता था। बट हाँ, मैंने हैकर रैंक को अराउंड 15 डेज भी नहीं बोल सकते, हाँ 15 डेज तक मैं यूज़ किया, जहाँ तक मेरे 3 स्टार तक आ चुके थे। जब 4 और 5 स्टार होते हैं उसमें मुझे काफ़ी थोड़ा टाइम लगा। मैंने फिर थोड़ा गूगल करना स्टार्ट किया और थोड़ा टॉपिक समझना स्टार्ट किए यूट्यूब से एक्सेट्रा। जब मैं टॉपिक समझ गया उसके बाद फिर मैंने हैकर रैंक पे 5 स्टार आ गए थे। तो मेरे हिसाब से मैंने हैकर रैंक अराउंड 15 टू 20 डेज यूज़ करी थी, स्टार्टिंग डेज जब मेरा प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहे थे। उसके बाद फिर मैंने हैकर रैंक छोड़ दी, फिर मैं लीड कोड पे आ गया था। तो जब आपका हैकर रैंक, आप ये मत देखो कि मेरा कितना टाइम लगा। हैकर रैंक हर पर्सन की नीड होती है कि आप कितने, आप हैकर रैंक 10 दिन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो और 2 दिन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। बट थिंग इज कि आपको समझ में आना चाहिए, आपने खुद से करा होना चाहिए। तो हैकर रैंक मेरे 15 डेज लगे थे, उसके बाद मैं आगे जंप किया था। I guess Sneha के questions and queries clear हो रही होंगी. Let's move forward to another question which I can show on the screen now. What format should we follow while creating resumes? Sakshi has this question. So for the format you want to use for the resume is like the resume जो आपका होना चाहिए वो 1 पेज होना चाहिए। और रेज्यूमे में जस्ट बेसिकली जो रेज्यूमे होता है हम उसको 1 पेज के रखते हैं, स्टार्टिंग विथ द नेम एंड द समरी। आप अगर समरी ऐड करना चाहते हो सब करो। समरी के बाद आपकी होती है स्किल्स, स्किल्स के बाद आपकी होती है मेजर प्रोजेक्ट्स जो आपने एकेडमिक्स बनाए हैं। देन होता है आपका सर्टिफिकेशंस एंड हॉबीज एक्सेट्रा, जो आपकी इसके अंदर आपका, अगर आप हॉबीज नहीं लिखना चाहते हो तो इंटर्नशिप भी लिख सकते हो। देन आपका होता है सर्टिफिकेशन। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग विथ करेंगे हम, जब हम रेज्यूमे की बात करें तो जो स्किल्स होती है, स्किल आपकी मेनली वही स्किल होनी चाहिए जो आपको, आप जिस पे कॉन्फिडेंस हो। कि आप ये मत लिख दो कि मैंने बस लैंग्वेज पढ़ी थी, मैंने शीशा पढ़ी थी, बस मुझे आती नहीं, मैं अभी कोड नहीं कर सकता। तो वो चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि अगर मान लो आपको इंटरव्यू पूछ लिया कि आपका रेज्यूमे देखा और आपको पूछ लिया कि आपने ये चीज़ नहीं करी, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप केवल फॉर्मेट की बात करें तो आपका स्टार्टिंग में होता है नेम, फिर होता है आपका समरी, क्या नाम है करियर समरी, जो भी आप सोचना चाहते हो या फिर बनना चाहते हो उसके बारे में लिखते हैं। फिर आपका होता है मेजर स्किल्स, स्किल्स के बाद आपका तीन प्रोजेक्ट बेसिकली होना चाहिए आपके रेज्यूमे में। 3 प्रोजेक्ट हो गए। उसके बाद आपका आता है द इंटर्नशिप एंड द सर्टिफिकेशन देन इंटर्नशिप एंड ट्रेनीज। दिस टाइप द थिंग यू नीड टू फॉलो। Okay, I guess Sakshi का ये वाला doubt clear होगा. And apart from this, I want to add one more thing. Even we have a resume builder in Cypher Schools की website पर, so student can also refer and build their resumes through the resume builder which we have in our website. तो चीज़ें automatically arranged है. They can just type in, they can just follow the same format. They have basically for freshers experience in every other level. So I guess this question is completed. I guess we don't have more questions now, but I would love to know if you want to tell our audience and students, like आपकी तरफ से अगर आपको कुछ बताना, कुछ add on करना हो। So मेरी तरफ से तो स्टूडेंट्स जो भी फ्रेश ही है, वो उनको मेरा भी यही रहेगा कि अभी आप फोकस करो, जो नई टेक्नोलॉजीज होती है उसको फॉलो करो और सीखो थोड़ा थोड़ा, बट ट्राई टू डू
एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पर डे, कि आप एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेना। आपकी कोडिंग कल्चर बनाओ, आप कोडिंग करो, इस लेवल तक कोडिंग करो कि आपको कंपटीशन, क्योंकि इन दिस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड देयर वाज अ कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन है। अगर आप कोडिंग नहीं करोगे तो आपके पास वाला जॉब लेके चला जाएगा। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ भी हुई थी। तो मेरा यही रहेगा कि आप थोड़ा-थोड़ा कोडिंग स्टार्ट करो। अगर आपको कुछ भी बिल्ड नहीं हो पा रहा है तो भी आप प्रैक्टिस तो करो, क्योंकि एक टाइम बाद वो होगा। आपको क्या नाम है, आपको हर दिन एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए मेरे मेरे हिसाब से। क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लूँ तो मैंने स्टार्टिंग से कुछ नहीं किया था, बट लास्ट जो 4 मंथ थे, हमारे जो प्लेसमेंट मंथ थे, हमने उस टाइम करी थी मेहनत। हमने भले 4 साल में कुछ मेहनत नहीं करी, पर 4 महीने में वो मेहनत निकाली थी। तो वो फ़ेज़ को पार करने से पहले, इससे अच्छा आप फर्स्ट ईयर से आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जब आप एक लेवल तक आप कोड कर पाओगे तो आपको रहेगा कि हाँ, आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इस कंपनी को तो मैं निकाल ही दूँगा। तो कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप होगा। हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरे तरफ से क्या नाम है, जो भी फ्रेशी स्टूडेंट्स अभी जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनको एज़ अ एडवाइस होगी। Okay. I guess everybody will follow the advice because this is a very great advice that you should maintain the consistency and start practicing from the day one of your engineering or the first year. Se. Yes. Anupam, this was really, really very insightful. I really loved the session. I guess honestly everybody would have loved it. And if we have any questions, अगर आपसे पूछना चाहते हैं तो we will surely forward the question, more and more questions जो आप students were not able to ask. So, but I just want to say it was a very lovely session and very insightful. Thank you so much for joining today and share and मतलब इतना टाइम निकाल के आपने इतना insightful चीज़ें बताई हमको regarding the interview strategies, preparation and जो doubts clear किए. So, thank Even you I so am much. thankful to you to क्या नाम है, honor me on this stage, and मेरे वजह से काफ़ी सारे लोग जो इंस्पायर हो पाए, आई गेस। तो मैं खुद थैंकफुल हूँ कि साइफर स्कूल से जो मुझे इनवाइट किया इस वंडरफुल सेशंस के लिए। सो या थैंक यू स्कूल्स एंड यशी। Thank you so much, Anupam. And all the best for your future. And we hope we will have more sessions, insightful sessions like this. Thank you so much, फॉर श्योर, Anupam. थैंक यू सो मच। So yeah, everyone, this was very insightful. We knew about data engineering and data science और बहुत सारे questions, queries जो सबने पूछे, उससे I guess सबके doubts and everything clear हुआ होगा. And if you missed it in case, तो आप अपने questions हमारी community में drop कर सकते हैं. We would love to hear and the feedback. So thank you so much for joining. We will bring more and more sessions like this. And stay tuned. Bye.